जय संविधान, जय संविधान। हाँ, तो मेरे समस्त सोशल मीडिया से जुड़े हुए प्यारे एवं सम्मानित साथियों, मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे बंधुओं, सज्जनों, पाठकों, श्रोताओं, शुभचिंतकों एवं मेरे समस्त छात्र छात्राओं, मैं आज आपके सामने पुनः अपने YouTube चैनल आशु कवि अजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश के प्लेटफार्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं आपका शिक्षक आशु कवि अजय शर्मा आपको आज पुनः कल जहां तक आपको संविधान पढ़ा गया था उसके ठीक आगे संविधान पढ़ाने जा रहा हूं। तो साथियों, आपसे एक बार मेरा नम्र निवेदन है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लेंगे और फिर सभी लोग पूरे वीडियो को देखें, अंत तक देखें और उसको देखने के बाद आपको जैसा महसूस हो वैसा आप अपना कमेंट दे करके हमें सुझाव और प्रोत्साहन देंगे तथा वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। हम आपसे ऐसी उम्मीद रखते हैं। तो प्यारे मित्रों, मैं पुनः आपके साथ आपकी मदद के लिए प्रस्तुत हूं। आप वीडियो का आनंद लेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। हाँ, तो कल हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के विकास में जो अधिनियम और चार्टर एक्ट अंग्रेजों द्वारा पास किए गए थे, उनमें से हम चार्टर एक्ट पूरे पढ़ लिए थे, उनके पूरे नाम जान लिए थे। आज हम उसी कड़ी में भारत शासन अधिनियमों का अध्ययन करेंगे, अर्थात ये नियम किस लिए लागू किए गए थे। कल भी मैंने इनका अर्थ और उद्देश्य बताया था, पुनः रिमाइंड कराता हूं। साम्राज्य हितों की सुरक्षा हेतु पारित अधिनियम भारत शासन अधिनियम कहलाते थे और ये कुल कितने हैं, आज हम इन सभी अधिनियमों के बारे में आप सबको इनकी पूरी लिस्ट बताएंगे। तो प्यारे मित्रों, देखते हैं पहला अधिनियम कौन था। पहला भारत शासन अधिनियम जाना जाता है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम या 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम के नाम से पहला भारत शासन अधिनियम जाना जाता है। ये 1858 ईस्वी में पास हुआ है। दोस्तों, दूसरा भारत शासन अधिनियम है 1858 में ही 1 नवंबर को एक घोषणा पुनः जारी हुई थी, जिसे हम 1 नवंबर 1858 की घोषणा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जो 1858 का भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, उसमें जो कमियां रह गई थी या उसमें जो दोष रहे थे उन्हें दूर करने के लिए अथवा जो कुछ इसमें रखने से छूट गया था, उन उपबंधों को, प्रावधानों को यहाँ पर रखने के लिए 1 नवंबर 1858 ईस्वी को भी अगली सीरीज जारी की गई, जिसका नाम पड़ गया 1 नवंबर 1858 ईस्वी की घोषणा। हाँ, तो मित्रों, तीसरा भारत शासन अधिनियम है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1861 में जो भारत सरकार अधिनियम पास हुआ उसे कहते हैं 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। मित्रों, चौथा अधिनियम है जो कहलाता है 1865 ईस्वी का अधिनियम। अधिनियम हमने संक्षेप में लिख दिया है क्योंकि ये सारे के सारे भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। तो अर्थात ये भी भारत शासन अधिनियम ही है 1865 ईस्वी में जो पारित हुआ था। अगला पांचवा अधिनियम है 1869 ईस्वी का अधिनियम। 1869 ईस्वी में फिर एक अधिनियम पारित हुआ। हाँ दोस्तों, छठवां भारत शासन अधिनियम है 1873 ईस्वी का अधिनियम।
1873 ईस्वी का अधिनियम, ये 1873 में पास हुआ था। हाँ तो मित्रों, अगला 7वां भारत शासन अधिनियम है 1876 ईस्वी का शाही उपाधि अधिनियम। इसके बाद 8वां भारत परिषद अधिनियम है, जिसे कहते हैं हम 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। फिर अगला 9वां भारतीय शासन अधिनियम है 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। फिर 10वां भारत शासन अधिनियम है 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अगला 11वां भारतीय परिषद अधिनियम है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, यह सबसे ज्यादा प्रभावी अधिनियम है जो आज भी हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सर्वाधिक नियम उपबंध प्रावधान इसी से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। दोस्तों, 12वां और अंतिम भारत शासन अधिनियम को हम जानते हैं जिस नाम से, वो सुनिए, इस प्रकार है 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो दोस्तों, इस प्रकार ये सभी भारत शासन अधिनियम थे जो हमने आपको अभी बता डाला। प्यारे साथियों, भारत का संविधान इन्हीं नियमों, उपनियमों, उपबंधों और प्रावधानों के आधार पर सृजित किया गया है। इस प्रकार आज हम अपनी क्लास यहीं। हाँ तो दोस्तों, हम कल आपको सारे चार्टर एक्ट्स के नाम बता दिए थे और आज के वीडियो में आपको सारे भारत शासन अधिनियम भी बता दिए। इस प्रकार अब हम इसके आगे सारे चार्टर एक्ट्स के बारे में विस्तार से विधिवत पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं प्रथम चार्टर एक्ट जो पारित हुआ था 1600 ईस्वी में। इसके तहत क्या क्या प्रावधान हुए, इसके बारे में हम आज अध्ययन करते हैं। तो पहला चार्टर एक्ट सन 1600 ईस्वी में पारित हुआ और उसके अंतर्गत क्या हुआ, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास काल का प्रारंभ माना जाता है। दोस्तों, इसका आंसर है 1600 ईस्वी, अर्थात 1600 ईस्वी से ही भारतीय संविधान के इतिहास का विकास काल माना जाता है कि यहीं से भारतीय संविधान का ऐतिहासिक काल प्रारंभ हुआ है। दोस्तों, और ये 1600 ईस्वी से कब से और किस चीज की स्थापना से, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विधिवत स्थापना से। विधिवत स्थापना का मतलब है वहाँ के शासन प्रशासन, कहाँ के, इंग्लैंड के शासन प्रशासन यानी वहाँ की साम्राज्ञी द्वारा जो ये पास किया जाता था आज्ञा पत्र, जब वो मिल गया फिर स्थापना हुई। इसके पहले भी उसकी अस्थायी स्थापना हुई थी। ये कंपनी के बारे में और जानते हैं। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। कब और कहां, तो ये 1599 ईस्वी में की गई थी और इसकी स्थापना सूरत में की गई थी तथा किसके द्वारा, लंदन के कुछ व्यापारियों के द्वारा। अर्थात सर्वप्रथम 1599 ईस्वी में सूरत में लंदन के कुछ व्यापारी आए और उन्होंने सूरत में अस्थायी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो इसलिए इसे हम सर्वप्रथम अस्थायी स्थापना कह सकते हैं, पहली बार। अब इसके बाद जो स्थायी स्थापना होगी वो यहाँ से 1600 ईस्वी से मानी जाएगी, जब रानी एलिजाबेथ का आज्ञा पत्र मिल गया है। उस कंपनी की स्थापना के लिए अनुमति पत्र मिल गया है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? उसका मूल उद्देश्य था भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना, क्योंकि वो इंग्लैंड में बनी हुई चीजें भारत में बेचना चाहते थे। इस प्रकार व्यापार करने के उद्देश्य से उन्होंने भारत में इस कंपनी की स्थापना की। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड में किसका शासन था? अर्थात वहां की साम्राज्ञी कौन थी? तो दोस्तों,
उस समय तात्कालिक साम्राज्ञी महारानी एलिजाबेथ थी, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का शासन था। हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विधिवत स्थापना संबंधी राजलेख या आज्ञा पत्र या रॉयल चार्टर लंदन के व्यापारियों को कब और किससे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने उन व्यापारियों को अपना एक आज्ञा पत्र सौंपा और इसके बाद से ही अब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सुनिश्चित तौर पर विधिवत मानी जाती है। इस प्रकार अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विधिवत स्थापना 1600 ईस्वी से ही मानेंगे, क्योंकि इसके पहले उन्होंने टेम्परेरी तंबू बना करके केवल सूरत में रहने लगे थे। अब जब उनकी रानी के द्वारा लिखित आज्ञा पत्र मिल गया, लेटर मिल गया, अब वह अनुमन्य रूप से यहाँ के लिए वैध हो गए, यहाँ कंपनी डालने के लिए। इस प्रकार उनकी यानी कंपनी की स्थापना विधि पूर्वक हो गई 1600 ईस्वी में। तो प्यारे साथियों, आज हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। आज का आपका अध्ययन सत्र यहीं तक रहेगा, इसके बाद हम आगे कल पढ़ेंगे। तो मित्रों, आपसे अंत में जाते जाते पुनः कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल आशु कवि अजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और सारे वीडियो देखेंगे। तथा अगर आपको वीडियोज अच्छे लगे हों तो आप अपना लाइक अवश्य देंगे तथा आपको जैसा भी लगा हो वैसा अपना कमेंट दे करके हमें सुझाव अर्पित करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप